Hello, good morning, India. शादी के बाद फिर मुझे ये लगा कि आपका जो करियर है वो एंड होने वाला है। अब 66 बीपीएससी दिया, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। आफ्टर सम टाइम आई डिस्कवर्ड कि मेरी बेटी पैदा होने वाली थी। उस टाइम पे मुझे लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया। लोग कहते भी थे कि आप इतना पढ़ के करके लोगे, आप वही करोगे ना जो बाकी कर रहे हैं। इस बात से मुझे सख्त नफरत थी कि नहीं, मुझे ये तो नहीं करना है लाइफ में। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना हार्डवर्क नहीं किया होगा और जो मैंने 67 बीपीएससी के लिए किया। तो जब रिजल्ट आया तो मेरे हस्बैंड इतनी तेज चिल्लाए वो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नगमा तबस्सुम और 67वीं बीपीएससी में मैंने 52वां रैंक हासिल किया है और मेरा चयन एसडीएम के पद पे हुआ है। मैंने ये फीट मैंने अचीव किया है शादी होने के 10 साल के बाद और काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद। मैंने डिसाइड किया कि जोश टॉक के इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपने स्ट्रगल को आपके साथ शेयर करूं, ताकि और भी बहुत लोग जो मेरे सिचुएशन में हो उनको एक इंस्पिरेशन मिले और शायद उनकी जर्नी मेरी ये स्टोरी सुनने के बाद चेंज हो जाए, उनका माइंडसेट चेंज हो मेरी वजह से। तो ये शुरुआत जो मेरी जर्नी की हुई थी वो एक काफ़ी लंबी जर्नी रही है मेरी। मेरा जन्म हुआ था ईस्ट चंपारण के मोतिहारी में, एक प्रखंड है तुरकौलिया, बहुत छोटी सी जगह है वहाँ पे। और मैंने अपनी प्रारंभिक जो पढ़ाई है मैंने वहीं से शुरू की थी। मेरा स्कूलिंग हुआ था श्री राजा राम उच्च विद्यालय तुरकौलिया से, जो कि हिंदी मीडियम में। मैंने 10th क्लास तक वहीं पे अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद मेरे स्ट्रगल का पहला जो अध्याय शुरू हुआ वो हुआ था जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाना है अपनी 10th के बाद तक की पढ़ाई करने के लिए। काफ़ी अपोजिशंस थे, मेरी फैमिली ने भी बहुत अपोजिशन फेस किया। लोगों ने ये कहा कि लड़की है, इसे बाहर क्यों पढ़ने के लिए भेज रहे हो। और ये भी था, खुद के मन में भी था कि इनसिक्योरिटी थी कि कहीं मैं कुछ बड़ा ना कर पाऊँ यहाँ से निकलने के बाद भी, तो लोग बहुत ज़्यादा मजाक बनाएंगे मेरा। तो मेरे फादर ने बहुत अपोजिशन फेस किया। लोगों ने कहा कि सोच लो, तुम लड़की को बाहर भेज रहे हो पढ़ाने के लिए, कोई कहीं नाम ना हंसा दे तुम्हारा। लोगों ने ये भी कहा कि तुम्हारे पास तो इतने पैसे नहीं है, बिकॉज मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड थे और हमारी जो फैमिली थी वो सर्वाइव कर रही थी। उनका जो पेंशन होता था उस पर तो इनकम भी इतना ज़्यादा नहीं था। और ही वॉज मेनली डूइंग, जो फैमिली में जो ज़मीन थोड़ी बहुत हमारी थी तो एग्रीकल्चर ही बेस्ड था और बाकी उनके पेंशन से जो पैसे आते थे, तो इतना ज़्यादा कुछ इनकम नहीं था हमारे पास। फर्स्ट मैंने स्ट्रगल फेस किया वो ये था कि मैं मुस्लिम समाज से थी। तो लोगों में मुस्लिम समाज में, जैसा आप सभी जानते हैं कि बिहार में जो विमेन का लिटरेसी रेट है वो ऑलरेडी बहुत लो है। इट इज़ अराउंड 52% और मेरे डिस्ट्रिक्ट में वो और भी ज़्यादा लो था। स्पेशली जब आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो हमारे कम्युनिटी में लोग विमेन को इतना फ्रीडम नहीं देते, वो बाहर नहीं जाने देते हैं पढ़ने के लिए। तो ये एक डिफरेंट फेसेट्स थे जो मेरे स्ट्रगल के, इसमें ये भी एक मेजर ऑब्स्टिकल रहा मेरे लिए। फिर उसके बाद जब किसी भी तरह मैंने एक क्राइसिस मैनेजमेंट पर्सनल लेवल पे करके मैंने अपने घर वालों को मना लिया। और ऑल्दो एट अ वेरी यंग एज, आई वाज ओनली 14 ईयर्स आई थिंक, तो बैक इन 2007, तो उस टाइम में इतनी बड़ी बात किसी ने मेरे गांव से शायद सोचा भी नहीं होगा कि कोई लड़की बाहर निकल के पढ़ने के लिए जाएगी, वो भी किसी डिग्री कोर्स के लिए, कोई प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए। तो मैंने डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। मेरा स्ट्रगल यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। वहाँ जाने के बाद मुझे फील हुआ कि जो बाकी बच्चे वहाँ पे थे वो बहुत अच्छे स्कूल से पढ़े हुए थे, उनका स्कूलिंग बहुत अच्छा था, उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। मेरा सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड बहुत वीक था। मैंने हिंदी मीडियम से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। तो वो जो स्ट्रगल था वो उसने जो कहते हैं ना कि आपकी आंख कान खोल देने वाले थे। तो मैंने वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया। आई रिमेंबर कि फर्स्ट डे जब मेरा क्लास में था और प्रोग्रामिंग की क्लास थी वहाँ पे, तो जब टीचर ने स्टार्ट किया कि सी लैंग्वेज के बारे में, तो आई थॉट कि सी फॉर कार्बन होगा, बिकॉज दैट्स ऑल आई न्यू अबाउट इट। तो वहाँ पे ये था। फिर कंप्यूटर की जब लैब हुई हमारी, तो मुझे नहीं पता था कि सीपीयू किसे कहते हैं, इसे ऑन कहाँ से करना होता है। तो मैंने अपने फादर को कॉल लगाया लैब से निकलने के बाद। मैंने उनसे कहा कि आप ना मुझे वापस बुला लो, क्योंकि मुझसे ये सब नहीं होने वाला। मैंने अपनी लाइफ में कभी कंप्यूटर नहीं देखा। आप समझ सकते हैं कि बिहार में अगर आप ईस्ट चंपारण जैसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे स्कूल्स ही लिटरली फंक्शन नहीं करते हैं प्रॉपरली, मेरे स्कूल में लंच के बाद कभी क्लासेस नहीं हुई। तो उसके लिए जब मुझे ये पता चला कि जो डेफिसिट था ना मेरे नॉलेज का और मेरी पर्सनालिटी का बाकी स्टूडेंट से, उसको मुझे फिल करना है। मैंने बहुत मेहनत किया, रात के 2-2 बजे तक लाइब्रेरी में बैठे रहते थे और उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि आई वॉज एबल टू सिक्योर 3rd पोजीशन इन माई ब्रांच। तो ये यहाँ पे एक मुझे लगा कि
आई विल बी एबल टू डू समथिंग इन माई लाइफ, मैं कर सकती हूँ, हार्डवर्क से सब कुछ पॉसिबल है। उसके बाद मैंने बीटेक कंटिन्यू किया IT ब्रांच में। मेरी मम्मी और पापा का ये था कि अगर आपको हायर एजुकेशन करना है, बिकॉज सोसाइटल प्रेशर भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा था कि एक तो लड़की को आपने बाहर पढ़ने के लिए भेजा है, ऊपर से अगर आप सही एज पे शादी नहीं करते हो तो एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक वो हो जाता है कि आप कहीं भी जा रहे हो तो लोग सबसे पहली बात यही करते हैं कि आपने अपनी बेटी की शादी नहीं करी है, बाहर रह के पढ़ रही है वो। और एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होता है कि यंग एज में ही आपको शादी कर लेना है। तो ये था कि 2014 में जब मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ तो मेरे घर वालों का ये था कि आपको अगर हायर एजुकेशन कंटिन्यू करना है तो आप पहले शादी कर लो, उसके बाद आपको जो भी करना है करो। शादी के बाद फिर मुझे ये लगा कि आपका जो करियर है वो एंड होने वाला है, अब आप शायद ये सब कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो उसकी वजह से एंड आफ्टर सम टाइम आई डिस्कवर्ड कि मेरी बेटी पैदा होने वाली थी, आई वॉज प्रेगनेंट। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, यू वॉन्ट बी एबल टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, और करियर भी फिनिश हो गया आपका, आपने इतनी मेहनत करके आप वहाँ से निकले थे, और उस जगह से निकलने के बाद भी अगर मैं कोई मार्क क्रिएट ना कर पाऊँ तो लोग शायद पूरी लाइफ के लिए ताने देंगे कि आपने इतना सब कुछ करने के बाद आप बाहर निकले, बट आप कर क्या पाए, वही जो सारी लड़कियां कर रही हैं। और लोग कहते भी थे कि आप इतना पढ़ के कर क्या लोगे, आप वही करोगे ना जो बाकी कर रहे हैं, चूल्हे जलाओगे, आप रोटी बनाओगे। और ये बात, इस बात से मुझे सख्त नफरत थी कि नहीं, मुझे ये तो नहीं करना है लाइफ में, बाकी मैं कुछ भी कर लूँगी। तो ये था कि मेरी बेटी पैदा हो गई 2015 में, और उसी साल मुझे एमटेक में एडमिशन लेना था। मैंने गेट का एग्ज़ाम दिया, मैंने गेट का एग्ज़ाम क्रैक किया और मुझे NIT में एडमिशन मिलने वाला था। और जिस दिन मेरा काउंसलिंग चल रहा था, मैं वहाँ जा नहीं पाई बिकॉज मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, आई वॉजंट एबल टू ट्रैवल। तो उस दिन मैं बहुत रोई थी कि इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, NIT में मुझे एडमिशन मिल रहा है और मैं जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि आई वॉज नॉट वेल, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वॉज प्रेगनेंट। तो ये सारी वजह से फिर समहाउ AMU में एडमिशन का मेरा काउंसलिंग के थ्रू मेरा हो गया था वहाँ पे। अगेन लाइफ आपको अलग अलग तरह से टेस्ट करती है, और मेरा ये जो टेस्ट था बहुत डिफिकल्ट था। अगर मैं अभी वापस देखूँ तो ये जर्नी शायद सबसे डिफिकल्ट मेरे लाइफ का फेज रहा होगा इस इंटायर जर्नी में। तो जिस दिन मेरा एडमिशन था AMU में, वो सेम डेट था मेरा ड्यू डेट मेरी बेटी के पैदा होने का। बट पता नहीं इतना करेज मेरे अंदर कहाँ से आ गया था, मैंने सोचा कि नहीं, मैं जाऊँगी एडमिशन लेने, एंड आई ट्रैवल्ड विद माई हस्बैंड। मैं वहाँ गई, मैंने एडमिशन लिया, और इस पूरे प्रोसेस में जो इंसान सबसे स्ट्रांगली मेरे साथ खड़ा रहा था वो थे मेरे हस्बैंड। तो किसी भी तरह मैंने एडमिशन वहाँ पे ले लिया एंड आई केम बैक, और 2 दिन के बाद मेरी बेटी पैदा हुई। और वो शायद हर किसी की लाइफ में बहुत ही जॉयफुल मोमेंट होता है कि आप पेरेंटिंग के लिए एक नया चैप्टर अपनी लाइफ का स्टार्ट करते हैं। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड, आई वॉज जॉयफुल, बहुत सारे इमोशंस थे जो एक साथ आ रहे थे। उसके बाद मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, सबका सपोर्ट था, सब लोग साथ में थे। जब मेरी बेटी 20 डेज़ की थी तो मेरे कॉलेज से एक इंटीमेशन लेटर आया कि आपको क्लासेस आके ज्वाइन करनी होंगी, नहीं तो फिर यू विल हैव टू वेकेंट द सीट। तो फिर ये था कि एक और दूसरा टेस्ट। तो आप समझ सकते हैं कि 20 डेज़ अभी मैं शायद रिकवर कर रही होती, घर पे होती, रेस्ट कर रही होती। मैंने रिजर्वेशन कराया, आई वेंट टू अलीगढ़। वहाँ पे जाने के बाद मैंने अपनी क्लासेस रेगुलर बेसिस पे कंटिन्यू किया है विदाउट टेकिंग एनी डे ऑफ। आई हैड टू डू लैब ड्यूटीज़ जो गेट के फेलोशिप में आपको करनी होती हैं, और क्लासेस के इन बिटवीन आई हैड टू रश बैक टू माई रूम टू फीड माई डॉटर। और फिर उसके बाद मैं वापस आती थी अपनी ड्यूटी करने के लिए, अपनी क्लासेस करने के लिए, और ये रोज़ कंटिन्यू रहता था। इट कंटिन्यूड फॉर एंटायर 2 years। तो ऐसे करके मैंने अपना एमटेक कंप्लीट किया। एमटेक जब मेरा फिनिश हुआ तो मैं किसी प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठी थी, आई न्यू कि मुझे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करना है। तो ये मेरा पहले से गोल क्लियर था। तो फिर मैंने जब बैठ के सोचा कि आखिर करियर में जब मुझे कॉर्पोरेट जॉब नहीं करना है तो करना क्या है मुझे। मेरे जो ससुर हैं उनका एक आइडिया था कि आप पढ़ने में अच्छे हो तो क्यों नहीं आप सिविल सर्विसेज के एग्जाम दें। पता नहीं था कि किस समंदर में गोते लगाने जा रहे हो आप, बस शुरू कर दिया था कि कुछ करते हैं, देखते हैं कि कैसे एग्जाम में ट्राई करेंगे उसको। जब शुरू किया कोई आइडिया नहीं था, कोई गाइडलाइन नहीं था। BPSC की तैयारी मेरी शुरू हुई जब 64वीं BPSC का नोटिफिकेशन आया था, तो मुझे आइडिया नहीं था, और मेरा प्रिपरेशन भी अभी बहुत ज़्यादा एक मैच्योर लेवल तक नहीं पहुंचा था। आई वॉज जस्ट अ बिगिनर। मेरे हस्बैंड ने फॉर्म डाला सबसे पहले, उन्होंने मुझे पुश किया कि नहीं अभी दे दो, आप देखो क्या होता है। जब मैंने 64वीं BPSC का एग्ज़ाम दिया तो मेरा प्रीलिम्स समहाउ क्लियर हो गया। जब प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो मैंने उसको बहुत सीरियसली नहीं लिया, मुझे लगा कि प्रीलिम्स ऐसे क्लियर हो गया, मेंस भी हो जाएगा। बट जब रिजल्ट्स आए तो पता चला कि नहीं, आपका तो नहीं हुआ है। फिर मैंने 1 साल का ब्रेक ले लिया था, मैंने उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट मैंने नहीं दिया। फिर मैंने 66 BPSC दिया, उसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। जब प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ तो वो जो झटका लगा ना मुझे कि आपने तो लास्ट टाइम बिना किसी तैयारी के अपने प्रीलिम्स निकाल लिया था, इस बार आपका PT ही नहीं क्लियर हो रहा है।
तो वो झटका मेरी लाइफ में बहुत बड़ा था। एंड मुझे लगता है कि अगर मैं कहूँ ना कि वो लोएस्ट एब था मेरी लाइफ का, तो ये गलत नहीं होगा कहना, बिकॉज वो उसने मुझे हिला के रख दिया था कि आप पीटी भी क्लियर नहीं कर पा रहे हो आप मेंस लिखने के बाद। तो शायद मैंने बैठ के सोचा, पहली बार मैंने बहुत रोया, कि किसी रिजल्ट के बाद मैं कभी रोती नहीं हूँ, बिकॉज ऐसा कभी मोमेंट आया नहीं था। मैंने बहुत रोया। उसके बाद मैंने सोचा कि अब आगे आपको क्या करना है, और वो फर्स्ट टाइम था कि मैंने अपनी बुक्स पैक करके मैंने उसको साइड कर दिया। मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझसे नहीं होने वाला है ये एग्जाम में क्रैक नहीं कर सकती हूँ। बट फिर मैंने बैठा और मैंने सोचा, मैंने रियलाइज़ किया कि आखिर ये मैंने जर्नी स्टार्ट ही क्यों किया था। मैंने आफ्टर डूइंग माई मास्टर्स और एक सर्टेन लेवल ऑफ स्टैंडिंग जब आप अपनी फील्ड में क्रिएट कर लेते हो, उसको मैंने, जब वो मेरा कंफर्ट जोन बन गया था, मैंने उसको छोड़ दिया और मैंने स्विच कर लिया। और अब जब स्विच कर लिया था मैंने, तो अब मैं फिर से गिव अप करने का सोच रही थी। देन आई रिफ्लेक्टेड बैक ऑन माई जर्नी कि ड्यूरिंग माई एमटेक जो स्ट्रगल मैंने फेस किया था, वो छोड़ने के बाद जब मैं यहाँ आई हूँ, तो वो स्ट्रगल को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। तो सिविल सर्विसेज के पीछे जो एक मोटिवेशन था बीपीएससी के पीछे, वो ये था कि यू हैव टू गिव बैक टू सोसाइटी। जो आपने, जिस सोसाइटी ने शुरू में आपको क्रिटिसाइज किया था कि विमेन कुछ कर नहीं सकती, स्पेशली जब आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो, आपको तो फ्रीडम ही नहीं मिलता है, आपको तो कोई आपके ऊपर ट्रस्ट शो नहीं करता कि आप घर से बाहर जा रहे हो तो यू विल डू समथिंग गुड टू योर लाइफ। तो मुझे ये जो सोच थी ना, वो मुझे बदलनी थी। बिकॉज जो मेरे आसपास लड़कियां थी, कई बार वो लोग मुझसे कहते थे कि आप बाहर पढ़ने गई हैं, बहुत प्रिविलेज्ड हैं आप, बिकॉज हम लोगों को तो इतना फ्रीडम नहीं मिलता है। और उस प्रिविलेज को मैं वेस्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने गिव अप करने का सोच लिया लाइफ में, या मुझसे एक एग्जाम क्रैक नहीं हो रहा। ये सब चल रहा था मन में। उसके बाद लाइफ ने कुछ और ही मेरे लिए प्लान किया था। मेरा बेटा पैदा होने वाला था। तो ये जब भी लाइफ में मुझे लगा ना कि एक सर्टेन स्टेज पे मैंने सब कुछ मैनेज कर लिया है एंड आई एम द विनर, तो लाइफ हैड समथिंग एल्स, वो मुझे थ्रो बैक करती थी, लो अब एक नया चैलेंज है आपके पास। तो वहाँ से शायद एक अलग ही जर्नी स्टार्ट हो रही थी। ऑल्दो ये चीज़ें पहले भी मेरे साथ हो चुकी थी कि जब आप एक सर्टेन कंफर्ट लेवल पे आ जाते हो, एक नया चैलेंज आता है। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट, बिकॉज एक ऑलरेडी डिमांडिंग एग्जाम था जिसकी तैयारी में आप लगे हुए थे, और आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया था, कोई करियर नहीं था आपके पास, यू आर अप्रोचिंग योर 30s। तो ये सारा प्रेशर एक डिफरेंट था। ऊपर से लोग जो बातें करते थे, अब कितना पढ़ेगी, अब तो इतनी उम्र हो गई आपकी, उस सब के बीच में भी मेरे दिमाग में स्ट्रैटेजी और एग्जाम चल रहा था जब मेरा बेटा पैदा होने वाला था। तो फिर ये हुआ कि मैंने सोचा कि एक और अटेम्प्ट देके ट्राई करते हैं, इट विल बी माई फाइनल अटेम्प्ट। मैंने इस सब के बीच में जब मेरा बेटा पैदा हो गया, उसके बाद मैंने थोड़े दिन का ब्रेक लिया, 1-2 मंथ्स का ब्रेक लेके आई वेंट टू लाइब्रेरी। मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर लिया था। उसके जस्ट बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया था। बहुत छोटा था बेटा मेरा। मैंने बहुत मन लगा के पढ़ाई की। मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना हार्डवर्क नहीं किया होगा, और जो मैंने 67th बीपीएससी के लिए किया। सितंबर 30 को मेरा एग्जाम हुआ, एंड जब मैं एग्जाम हॉल से निकली, आई न्यू वेरी वेल कि आई विल गेट थ्रू, और मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा आ रहा था। आई वॉज स्कोरिंग अराउंड 120। तो प्रीलिम्स वॉज श्योर। फिर मेंस में बहुत कम टाइम बचा हुआ था, इट वाज अराउंड 3 मंथ्स की अब दिसंबर में आपका मेंस होने वाला है। तो मैंने फुल फ्लेजेडली मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम अपना जो भी था मैंने स्टार्ट कर दिया। डेली आंसर राइटिंग किया, उसके बाद बहुत सारे टेस्ट लिखे मैंने। और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो आंसर राइटिंग का जो इंपॉर्टेंस होता है, इट डज़ नॉट मैटर कि आप कितना ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत पढ़ाई करा था। पिछले 4 साल से मैं कंटिन्यूसली पढ़ रही थी, तो मैंने बहुत पढ़ा था। बट मेरे साथ भी वही इशू था लास्ट वाले अपने अटेम्प्ट्स में कि आई वॉज नॉट एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। बोलने में ठीक था, बट वो जब लिखने बैठो तो ऐसा लगता था कि 1-2 लाइन के बाद कि अब क्या लिखेंगे, अब आपको तो कुछ पता ही नहीं है। तो आंसर राइटिंग आपके डिफरेंट स्किल्स को चेक करता है कि आप कितने इफेक्टिवली, उतने कम टाइम में, उतने लिमिटेड वर्ड्स में आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इम्पैक्टफुली वो भी। बिकॉज एग्जामिनर के सामने आप नहीं होते हैं, आपकी कॉपीज जाती हैं, और वो बहुत ही न्यूट्रल एक वे में आपको चेक करते हैं, आपको इवैल्यूएट करते हैं कि आप कितना बेटर जानते हो, कितना आपका ग्रास्प है उस टॉपिक के ऊपर जो आपसे पूछा जा रहा है। तो इतना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मेरा हो गया था कि वो अब जब भी आप पेपर लिखने बैठो ना, तो वो ऑटो पायलट मोड में चलता था कि क्वेश्चन आया नहीं और आपने डायमेंशंस ब्रेक किए वहीं पे और आपने आंसर राइटिंग शुरू कर दिया। तो मेंस का पेपर मेरा अच्छा गया। उसके बाद 1 हफ्ते बाद ऑप्शनल था। हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल पे भी मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था, कंटेंट एनरिचमेंट पे, उसके आंसर राइटिंग एस्पेक्ट पे, वैल्यू एडिशन पे। तो ऐसे करके मेरा मेंस कंप्लीट हुआ। रिजल्ट जब आया तो माशाल्लाह पॉजिटिव था वो, आई वाज एबल टू क्लियर। फिर इंटरव्यू का स्टेज आया। इंटरव्यू के लिए मेरे पास अराउंड 20 डेज थे, बिकॉज मेरा फर्स्ट स्लॉट में मेरा इंटरव्यू शेड्यूल्ड था। इंटरव्यू में मेरे 1 ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स हैं। देन केम द रिजल्ट डे, कि जिस दिन मेरा फाइनल रिजल्ट आने वाला था। मैंने डेलिबरेटली अपना फ़ोन ना स्विच ऑफ करके साइड में रखा हुआ था कि मैं नहीं देखूंगी रिजल्ट अपना। मेरे अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपना रिजल्ट खुद से चेक करूं।
तो वो नीचे वाले फ्लोर पे बैठे थे, हम लोग ऊपर अपने कमरे में थे, मैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी, पूरा फैमिली बैठा हुआ था कि अब देखें क्या होता है। तो जब रिजल्ट आया तो मेरे हस्बैंड फ़ोन उन्होंने जब सर्च किया, मेरा नाम उसमें आया, इतनी तेज़ चिल्लाए वो कि पूरा घर, सबने सोचा कि आसपास वाले भी जमा हो गए कि हो क्या गया, इतनी क्या बढ़, क्या ऐसा क्या हो गया। उन लोगों को लगा कि कोई बीमार हो गया, कुछ ऐसा हादसा हो गया, बट वो खुशी में उन्हें समझ नहीं आया कि और क्या करना चाहिए, बहुत तेज़ चिल्लाए वो। और उसके बाद उन्होंने बस आके इतना बोला कि नगमा SDM, ठीक है। फिर दिन हम लोगों ने सर्च किया कि अच्छा मेरा रैंक क्या है, तो आई वॉज एबल टू सिक्योर 52nd रैंक, 52वां रैंक था मेरा। फिर हम लोग बैठ के बस रोए हैं, 10 to 15 मिनट्स फैमिली में रोने का प्रोग्राम चला है। मैं बहुत रोई हूँ बिकॉज जैसे मुझे पता चला ना, एक तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि ये मेरा आखिरी अटेम्प्ट होगा, इसके बाद मैं तैयारी नहीं करूँगी। तो जो एंटायर जर्नी थी ना मेरी, वो रिफ्लेक्ट हो गई मेरे आँख के सामने विद इन 5 मिनट्स की। जो स्ट्रगल मैंने फेस किया, जो बच्चे को छोड़ छोड़ के लाइब्रेरी जाना, और मैं टाइम नहीं दे पाती थी कि उन लोगों की जो चीज़ें जो उनके लिए स्पेशल था उसमें मैं कभी शामिल नहीं हो पाती थी। जैसे जब भी मेरी बेटी का पेरेंट टीचर मीटिंग होता था, मुझे याद है कि पिछले 4 सालों में मैंने 1 या 2 ही मीटिंग अटेंड किया होगा, मैं कभी उन्हें छोड़ने भी नहीं जाती थी। तो इन अ वे मेरे हस्बैंड मेरे बदले में वो डबल ड्यूटी कर रहे थे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी और जो उनकी थी वो भी। तो ये सारी जर्नी मेरे सामने रिफ्लेक्ट हो गई, और फिर बहुत सारे मिक्स्ड फीलिंग्स थे, इमोशंस थे जो एक साथ बाहर निकल आए। तो मैं बहुत रोई। उसके बाद थोड़ा सेटल डाउन हुआ तो पता चला कि अच्छा ठीक है, इतनी बड़ी बात हो गई और जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया था। तो यहीं पे मेरी जर्नी खत्म होती है। बाकी एस्पिरेंट्स जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सक्सेस को सिर्फ आप एज अ एंड ट्रीट नहीं करिए, एज अ मीन्स ट्रीट करिए। और जो ट्रस्ट, आपका जो प्रोसेस है ना, उसमें आप ज़्यादा ट्रस्ट शो करिए बजाय कि आप रिजल्ट के ज़्यादा पीछे भागें। बिकॉज जो 2 जर्नी मेरी जो फेल्ड अटेम्प्ट की रही है ना, उसमें मैंने यही सीखा है कि आई वॉज मोर फोकस्ड ऑन द एंड रादर देन द मीन्स। तो आप अपने जर्नी, जो आपकी प्रोसेस, जो आपके एग्ज़ाम के प्रिपरेशन का है ना, उस पर आप ज़्यादा फोकस पुट करिए, ना कि रिजल्ट पे। बिकॉज व्हेन यू नो परस्यू एक्सेलेंस, रिजल्ट विल फॉलो। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।